Assalamualaikum. वेलकम टू द लेक्चर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लेक्चर्स में आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजिशनिंग। सो क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजिशनिंग के अंदर जो है एक प्रीवियस लेक्चर भी हमने स्टडी किया था जिसके अंदर हमने ये देखा था कि ब्रांड क्या है, ब्रांड की पोजिशनिंग क्या है, एसोसिएशंस क्या होती हैं, क्यों कस्टमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ब्रांड पोजिशनिंग को बनाना, क्यों कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है कस्टमर्स के माइंड में ब्रांड पोजिशनिंग को बनाना, और ब्रांड पोजीशन अच्छी एक पॉजिटिव ब्रांड की पोजीशन बने अगर कस्टमर के माइंड में तो वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो लेट्स स्टडी दिस चैप्टर और हम देखते हैं कि इस चैप्टर की डिटेल्स में फर्दर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्राफ्टिंग द ब्रांड पोजीशनिंग में फर्स्ट स्लाइड हम देखेंगे वो देख रहे हैं हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे कस्टमर के माइंड में एक डिफरेंट किस्म का परसेप्शन कंपनीज को बनाना पड़ता है। कंपनीज जो है खुद ब खुद कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड एक जो है डिफरेंट किस्म का पर्सपेक्टिव बनता है। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो खुद भी इंट्रोडक्शन की स्टेज में होती है और प्रॉफिट्स भी बड़े मिनिमल होते हैं। इसी तरह ग्रोथ की स्टेज में प्रॉफिट्स भी रेज कर रहे होते हैं, मेच्योरिटी की स्टेज में प्रॉफिट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और डिक्लाइन की स्टेज में डेफिनेटली इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स आपके फ्लैटन ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की स्टेज ही से कस्टमर के माइंड में पॉजिटिव पोजिशनिंग या पॉजिटिव परसेप्शन या पॉजिटिविटी अबाउट द ब्रांड किसी भी तरीके से इंस्टिल कर दी जाए, इनकलकेट कर दी जाए, तो वो ग्रोथ की स्टेज में भी हेल्पफुल होती है, मेच्योरिटी की स्टेज में भी आपकी प्रोडक्ट को सस्टेन होने में हेल्प करती है और डिक्लाइन के ऊपर जाने से रोकती है और आपको मजीद ग्रोथ जो है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। क्योंकि मेच्योरिटी की स्टेज के ऊपर अगर आप अपनी प्रोडक्ट को ग्रो करना चाहें तो आपके पास वेरियस स्ट्रेटजीज मौजूद होती हैं। डिक्लाइन स्टेज पे जाने से बचने के लिए यू हैव वेरियस अपॉर्चुनिटीज कि आप डिक्लाइन की स्टेज पे ना जाएं बल्कि मेच्योरिटी ही की स्टेज से आप सस्टेनेंस की तरफ जाना स्टार्ट कर दें। तो ये डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हर फेज के ऊपर कस्टमर के कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव परसेप्शन, एक पॉजिटिविटी रिगार्डिंग द ब्रांड, एक पॉजिटिव थॉट रिगार्डिंग द ब्रांड उसको इंस्टिल कर सके। हम इंट्रोडक्शन की स्टेज को और ग्रोथ की स्टेज को काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं कि प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसके क्या फेजेस होते हैं, प्रोडक्ट ग्रो कर रही होती है तो उसके क्या फेजेस होते हैं। लेकिन मेच्योरिटी की स्टेज को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेच्योरिटी ही वो स्टेज है जहाँ से आपके अगर आप उस स्टेज को सस्टेन ना कर सकें या उस स्टेज के ऊपर आप किसी तरीके से कोई भी आपका पॉलिसी फेलियर हो जाए, स्ट्रेटेजी फेलियर हो जाए तो आप डिक्लाइन की स्टेज के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। So it is really important to understand when your maturity level comes, कब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में वेल अवेयर हो चुका है, कब कस्टमर के पास आपकी प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही गुड तरीके से, फेयर तरीके से हो चुकी है एंड कस्टमर इज वेल नोन अबाउट योर प्रोडक्ट, कस्टमर हैज वेल यूज्ड योर प्रोडक्ट और तमाम कंज्यूमर मार्केट जो है वो सेचुरेट हो चुकी है इस प्रोडक्ट से और दे आर वेल अवेयर। तो यहाँ पे आपको मेच्योरिटी की स्टेज को, कब आपकी प्रोडक्ट की मेच्योरिटी की स्टेज आ जाती है उससे पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ तदबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए और इस चीज़ को स्टडी करने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेच्योरिटी की स्टेज अराइव कब होती है। तो मेच्योरिटी के अंदर भी जो है कुछ स्टेजेस मौजूद होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। During the maturity stage, the primary focus for most companies will be maintaining their market share in the face of a number of challenges. Maturity की स्टेज भी यकदम आप पीक ऑफ द मेच्योरिटी स्टेज नहीं पहुंच जाते। मेच्योरिटी की स्टेज में भी एक स्लाइड ग्राफ होता है जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन पे होते हो या बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होते हो मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर। तो अगर मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर कंपनीज को प्राइम फोकस करना चाहिए, बेसिकली फोकस करना चाहिए कि किस तरह से अपने करंट मार्केट शेयर को सस्टेन करें, कस्टमर के फेस में अपनी पोजीशन को, अपनी स्टैंडिंग को मजबूत रखें मार्केट के अंदर और डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करें। नेक्स्ट स्टेज इज द स्टेबिलिटी स्टेज। इन दिस स्टेज सेल्स फ्लैटन वन पर कैपिटल बेसिस बिकॉज ऑफ द मार्केट सैचुरेशन। तो फिर अगर आप
चैलेंजेस को प्रॉपरली फेस नहीं कर पाते तो आपकी स्टेबिलिटी की स्टेज आ जाती है। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर आप स्टेबल हो जाते हो, और स्टेबल के अंदर क्या होता है कि आपकी सेल्स फ्लैटन आउट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इस स्टेज में कि यहाँ से ऑलरेडी आपकी स्टेज जो सेल्स है वो फ्लैटन ऑफ होना स्टार्ट होगी, एंड दे हैव continue to flatten off where they will get to the point of zero या where they will get to point of really minimal amount। तो आपको स्टेबिलिटी की स्टेज पे जाने से पहले ग्रोथ की स्टेज के ऊपर ही अगर आप अपने असेस कर लेते हो, आपकी प्री असेस हो जाता है, आप ये स्टेज को प्री असेस कर लेते हैं तो बड़ा इजी रहता है आपके लिए कि आप अपने जो है वो ग्रोथ की स्टेज के ऊपर ही चैलेंजेस को अपने मार्केट शेयर को सस्टेन कर लेते हैं, कस्टमर के सामने चैलेंजेस को फेस करते हैं, एंड यू कीप ऑन यू कीप इनटू द मार्केट, यू कीप योरसेल्फ इनटू द मार्केट, और आप जो है वहाँ पे मैनेज रखते हो अपने आप को। अगर स्टेबिलिटी की स्टेज भी आप क्रॉस कर जाते हैं, देन यू मूव टूवर्ड्स डिकेइंग मैच्योरिटी। इन दिस लेवल द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ सेल्स स्टार्ट टू डिक्लाइन एंड कस्टमर स्विचिंग टू अदर प्रोडक्ट एंड सब्सटीट्यूशन। अगर आप स्टेबिलिटी के ऊपर और ग्रोथ के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की मेच्योरिटी को नहीं बचा सके, उसको वहां पे नहीं रोक सके, तो तब आप डिकेइंग मेच्योरिटी पे जाते हैं, जिसके बाद आपकी डिक्लाइन की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रोथ मेच्योरिटी का भी एक ग्राफ है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो पहले इंट्रोडक्टरी मेच्योरिटी स्टेज पे होती है, फिर बिल्कुल स्टेबल होती है, और फिर वो डिकेइंग की तरफ जाती है। मार्केटिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कस्टमर के माइंड में मॉडिफिकेशंस के थ्रू भी की जा सकती है, और मॉडिफिकेशंस जो है वो आपकी रीपोजिशनिंग में या आपकी पोजीशनिंग को दोबारा से रीस्टेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉडिफिकेशंस क्या होता है कि आपके करंट प्रोडक्ट के अंदर कुछ इस किस्म की तब्दीली की जाए, इस किस्म के चेंजेस लाए जाएं जो कि कस्टमर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करे, और कस्टमर जो है वो उसके लिए विलिंग हो उन मॉडिफिकेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स एंड ट्रेंड्स और डिमांड्स को देखकर जो है वो मॉडिफिकेशन की जाए। Product modification is an attempt by companies to extend the length of the product life cycle by making smaller big changes to a product to keep customers interested in the product। जब आपकी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन भी आपकी मेच्योरिटी की स्टेज को इलोंगेट करने के लिए, उसको जो है एक्सटेंड करने के लिए यूज होती है। जब आपकी जो प्रोडक्ट है मेच्योर हो जाती है तो अब आप क्या करते हो, उसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन के साथ, आप उसकी बिग एंड स्मॉल पैकेजिंग के साथ, आप उसके वेरिएंट्स के साथ, मजीद फ्रेग्रेंसेस के साथ, मजीद कलर्स के साथ, मजीद लाइक यू मेक इट इवन मोर फंकी एंड अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर, ताकि वो कस्टमर के सामने पॉपुलर रहे और कस्टमर उसको मजीद खरीदता रहे। मार्केटिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस कुछ टाइप की होती है, तो हम देख लेते हैं कि आप किस किस्म की मॉडिफिकेशन करोगे और किस तरह से उसको मार्केट करोगे। फर्स्ट वन इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहेंस करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि प्रोडक्ट ABC अब और भी बेहतर अंदाज में, जिस तरह एक जो आपकी हर्बल टी है जोहर जोशानदा, उसका एड चल रहा था जिसमें दैट इज अ वेल नोन प्रोडक्ट, बचपन से हम उसको देखते आ रहे हैं, मेच्योर प्रोडक्ट है, लेकिन स्टेबिलिटी की स्टेज पर है मेच्योरिटी की, लेकिन स्टिल अपनी डिकेइंग मेच्योरिटी पे जाने के लिए वो क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। मजीद जड़ी बूटियां ऐड की, अब वो पाउडर की बजाय वो दूसरे ग्रैन्युलर फॉर्म में भी आता है, ग्रैन्युलर फॉर्म के बाद वो जो है वो एक मिक्स की फॉर्म में भी आता है कावे की तरह, जिसमें हर्ब्स वगैरह हमें नजर आ रही होती है सामने के वो क्या क्या इस जोशांदी के अंदर होता है। तो उन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव किया और साथ ही कहते हैं कि जोहर जोशानदा अब मजीद बेहतर खूबियों के साथ, सो विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट अब क्वालिटी मजीद इम्प्रूव हो चुकी है आपकी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन इज फीचर इम्प्रूवमेंट्स। You can improve an existing feature in 3 ways। कोई एग्जिस्टिंग फीचर, कोई एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोडक्ट का होता है उसको आप 3 तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उसको बेहतर बना सकते हैं, डेलिब्रेट इम्प्रूवमेंट करें, विच मीन्स कि आप उसको खुद इम्प्रूव करें। यू कैन चेंज इट सो कस्टमर यूज इट मोर ऑफन। आप उसकी डेलिब्रेट इम्प्रूवमेंट करें, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करें, विच मीन्स कि कस्टमर जो है अब उसको ज्यादा नंबर ऑफ ओकेजन्स पे यूज करें, और यू कैन चेंज इट सो मोर पीपल कैन यूज इट, और आप उसको इस तरह से अडॉप्ट करें या इस तरह से चेंज करें कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है उसको अडॉप्ट कर सकें।
स्टाइल इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट की आउटलुक में कुछ चेंज लाना, ये भी आपकी जो है मॉडिफिकेशंस में आता है, स्टाइल इंप्रूवमेंट में आता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई मोबाइल फोन है तो उसकी स्क्रीन की शेप में कुछ चेंजेस ले आए, उसके जो बटन है कीपैड है उसकी शेप में कुछ चेंजेस ले आए, तो ये उसकी आउटलुक में कुछ चेंज लाना, ये भी मॉडिफिकेशन कहलाते हैं और इससे भी कस्टमर काफी अट्रैक्टिव। मार्केटिंग प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, जिस तरह से आप प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट चेंजेस ला सकते हो, इसी तरह आप बाकी जो है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के अंदर भी चेंज ला सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप अपनी प्राइसेस को डिफर कर सकते हो। पहले अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ लग्जरी ब्रांड के तौर पे जाना जाता था, तो अब आप उसको एक आम इंसान के लिए नॉर्मल प्राइसेस के अंदर लाकर भी लॉन्च कर सकते हो, जो कि आपकी मैच्योरिटी की स्टेज को एक्सटेंड करेगा। इसी तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर बना के उसको जो है आम लोगों तक उसकी रसाई देके आप डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी के साथ आप पहले चल रहे थे उसको मॉडिफाई करके उसको किसी और एंगल से, कस्टमर की लाइफ के किसी और एंगल से देख के भी आप मॉडिफाई करके अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन, आप उस पर सेल्स लगा के या कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स देके भी मार्केटिंग प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस की जा सकती है, प्लस उसके साथ एडिशनल सर्विसेज देके भी मार्केटिंग प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। और ये मॉडिफिकेशंस एट द एंड ब्रांड पोजिशनिंग के अंदर ही हेल्प आउट करती हैं, कस्टमर के माइंड में ब्रांड के नेम को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट करती है। व्हाई टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम को क्यों इंक्रीज करेगी कंपनी, क्या क्या जरूरत पड़ती है सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज क्यों करना चाहिए। फर्स्ट वन इज कन्वर्ट नॉन यूजर्स। सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने की एक ये वजह भी हो सकती है कि आप नॉन यूजर्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हो यूजर्स में। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग हैं जो किसी प्रोडक्ट का एड तो देखते हैं लेकिन कभी भी उसको बाय नहीं करते। लाइक मैं हूँ, मैं अगर जो है एक लैपटॉप का ऐड देखती हूँ या मैं कोई सैमसंग का बहुत ही अच्छा सा एक न्यू फोन देखती हूँ या आईफोन का एक बिल्कुल अपग्रेडेड वर्जन देखती हूँ जो कि टीवी के ऊपर वो लोग प्रमोट करते हैं, तो मैं उस ऐड को देखूंगी लेकिन मैं उसकी नॉन यूजर हूँ। तो आप क्या करते हो कि आप अपने सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आप उस नॉन यूजर को यूजर में कन्वर्ट करो। एंटर न्यू मार्केट सेगमेंट्स, आप न्यू मार्केट सेगमेंट्स में एंटर होना चाह रहे हो और जब आप एंटर होगे तो आप न्यू मार्केट सेगमेंट्स में एंटर होगे तो आपका सेल्स वॉल्यूम खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्ट कंपेटिटर कस्टमर, कंपेटिटर के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके आप सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। हैव कंज्यूमर यूज द प्रोडक्ट ऑन मोर ओकेजन्स, नंबर ऑफ ओकेजन्स को इंक्रीज किया जाए ताकि आपकी प्रोडक्ट की फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट की यूजेज बढ़े। हाउ कंज्यूमर्स यूज मोर ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ईच ओकेजन, हर ओकेजन के ऊपर ही एक तो नंबर ऑफ ओकेजन्स को बढ़ाया जाए प्लस ओकेजन के ऊपर उसकी यूजेज को बढ़ाया जाए। हैव कंज्यूमर्स यूज द प्रोडक्ट इन न्यू वेज, और न्यू वेज के ऊपर कस्टमर को न्यू वेज के अंदर उसी सेम प्रोडक्ट के साथ जो है वो इस तरह के न्यू उसके तरीके बताए जाएं इस्तेमालात के, या सिर्फ जो है आप कन्वेंशनल तरीके से इसको यूज नहीं कर सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जिनसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वाई टू वेज टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम से बेहतर है कि इसका स्लाइड की हेडिंग हो कि मेथड्स टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम या वेज टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम। तो ये इन तरीकों से जो है वो आप सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। मार्केट एवोल्यूशन स्टेजेस, मार्केट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है या कोई कंपनी इवॉल्व होता है तो किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। वैसे ही जैसे हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखा था, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी जब इवॉल्व होती है तो सेम इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरती है। इमर्जेंस, ग्रोथ, मैच्योरिटी। इफ यू आर अनएबल टू सस्टेन योरसेल्फ एट मैच्योरिटी यू आर गोइंग टू गो टू द डिक्लाइन फेज। अच्छा, अब हम इमर्जिंग मार्केट्स को पढ़ लेते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज लेटेंट इमर्जिंग मार्केट। A latent market is a potential market. Latent market एक potential market है। Potential market का मतलब है एक ऐसी market है जिसके अंदर customers मौजूद हैं। That is a market for a good or service but without a supplier. इस तरह की market है, एक इस तरह का segment मौजूद है जिसके लिए एक ना किसी सप्लायर ने कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा है, ना ही कोई सर्विस देने का सोचा है। तो ये अनटच्ड मार्केट है, बिल्कुल फ्रेश मार्केट है। तो इसके अंदर डिमांड जो है अभी मौजूद है और सप्लाई मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट मार्केट होती है आपकी लेटेंट मार्केट, और बेस्ट तरीका बिजनेस के अंदर इमर्ज करने का यही है कि आप किसी लेटेंट मार्केट को सर्च करें। नेक्स्ट वन इज सिंगल निश मार्केट। सिंगल निश मार्केट में यह है
कि एक देखिए ह्यूज कस्टमर बेस के अंदर या एक ह्यूज मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल स्मॉल सेगमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बहुत ही स्पेशल नीड्स होती हैं। तो अगर आप किसी एक निश को या किसी एक स्पेशल सेगमेंट को कैटर करें तो वो आपकी सिंगल निश मार्केट कहलाएगी। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा निशेस को, फॉर इंस्टेंस अगर आप जो हो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड फूड मटेरियल्स के अंदर या स्पेशलाइज्ड रेडी टू ईट पैकेज्ड फूड के अंदर डील कर रहे हो तो आपका जो है वो आप वीट एलर्जिक पेशेंट्स को भी डील कर रहे हो, प्लस आप जो हो वो पेशेंट्स जो है वो जो व्हाट टू से वीट एलर्जिक प्लस जो वेजिटेरियन है आप उनको भी डील कर रहे हो। तो ये दोनों निशेस को जो है अगर आपकी कंपनी दोनों निशेस के लिए प्रोडक्ट बना रही है या दो से ज्यादा के लिए प्रोडक्ट बना रही है तो आप मल्टीपल निश मार्केट के अंदर भी ऑपरेट करके अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मैस मार्केट। द टर्म मैस मार्केट रेफर टू अ मार्केट फॉर गुड्स produced in the large scale for a significant number of end users. The mass market differs from niche market in that the former focuses on customer with a wide variety of backgrounds with no identifiable preferences and expectations in a large market segment. मैस मार्केट भी आपकी इमर्जिंग मार्केट है इसलिए कि इस किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि सब के सब कस्टमर्स के लिए एक जैसे फिट होते हैं वो बहुत कम है। तो ये भी आपके लिए इस तरह का प्रोडक्ट भी एक यूनिक प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर आप जो हो इस तरह की प्रोडक्ट को लॉन्च करो जो कि सब के सब जो है वो यूनिफॉर्मली यूज कर सके। फॉर इंस्टेंस इस किस्म के बैग्स मौजूद हो जो कि बड़े छोटे बूढ़े फीमेल्स मेल सब यूज कर सकते हो, इस किस्म के शूज हो, इस किस्म के ड्रेसेस हो, इस किस्म की शर्ट्स हो। तो ये जो है ये मैस मार्केट को टारगेट किया जाएगा, प्लस ये इमर्जिंग मार्केट भी है क्योंकि इस तरह की चीजें अभी तक मौजूद नहीं है। मैच्योरिटी की स्ट्रैटेजीज को देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि मैच्योरिटी के ऊपर कंपनीज यूज करके अपनी मैच्योरिटी की स्टेज को जो है वो इलोंगेट कर सकती हैं, एक्सटेंड कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट फ्रेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट फ्रेगमेंटेशन इज द कॉन्सेप्ट दैट ऑल मार्केट्स आर डाइवर्स एंड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट नीड्स, वांट्स, रिस्पॉन्सेज टू मार्केट मैसेजेस एंड बिहेवियर। मार्केट फ्रेगमेंटेशन की सबसे पहले फिलॉसफी ये है कि मार्केटर या ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि तमाम के तमाम मार्केट्स डाइवर्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट से बने हैं और हर सेगमेंट की अलग से नीड, वांट और जरूरियात हैं। These many segments that characterize all markets are indicative of fragmentation in these markets. तो जितने भी फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं उस मार्केट में वो हर फ्रेगमेंट आपके लिए मैच्योरिटी की स्टेज के ऊपर एक अलग से अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट पहले से मैस मार्केट को टारगेट करी थी तो अब आप साथ साथ एक नीश को भी टारगेट कर ले, या पहले अगर नीश को टारगेट करेगी तो अब आप साथ साथ मैस मार्केट को भी टारगेट कर ले। तो मैच्योरिटी की स्टेजेस के ऊपर फ्रेगमेंटेशन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना भी आपकी मैच्योरिटी की स्टेज को एक्सटेंड कर सकता है। मार्केट कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी। कंसोलिडेशन इज अ फेज in the industry or company life cycle where segments in the company or competitors in the industry start to merge. मैच्योरिटी के अंदर अगर एक कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है और एक मैच्योरिटी की स्टेज में है तो वो दोनों कंसोलिडेट होकर मर्ज करके एक लार्जर पोर्शन ऑफ द ओवरऑल मार्केट ले सकते हैं और अपनी साइनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, विच मीन्स 2 + 2 = 5। दोनों कंपनीज अपनी एनर्जीज लगाएंगी और एक ग्रेटर आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगी। तो मैच्योरिटी की स्टेज के ऊपर अपनी कंपनी को मजीद ग्रोथ देने के लिए कंसोलिडेशन की स्ट्रेटेजी भी ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं। सो होपफुली आपको मैच्योरिटी की स्ट्रेटेजीज भी समझ आ गई हैं, इमर्जिंग मार्केट्स भी समझ आ गई हैं, एवोल्यूशन स्टेजेस, वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम, मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर से अभी इतना ही, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। जज़ाकल्लाह।